बेटे आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करेंगे कैटेगराइजेशन ऑफ पुअर से लेकर। कैटेगराइजेशन ऑफ पुअर्स, ठीक है बेटे। हमने आप लोगों को बताया भी था बेटे, जहाँ पे हमने क्रॉनिक पुअर, ट्रांजिएंट पुअर, नेवर पुअर, चर्निंग पुअर, हमने ऐसी बात करी थी। जी सर। आज हम लोग बेटे उन्हीं सब की बात यहाँ पर दोबारा करें। ओके सर। देखो बेटे मैं इसको कैसे डिवाइड करूंगा, आप ध्यान से देखेंगे सब लोग। और जैसे मैं नोट्स बना रहा हूँ बेटे, आप लोग साथ साथ वैसे ही नोट्स बनाएंगे। मैं एक तरफ लिखूंगा अर्बन पुअर और एक तरफ मैं लिखूंगा रूरल पुअर। ठीक है सर। यहाँ बेटे मैं इसको तीन कैटेगरीज में लेकर आऊंगा। क्रॉनिक पुअर, ट्रांजिएंट पुअर और बेटे नॉन पुअर या नेवर पुअर। क्रॉनिक पुअर, ट्रांजिएंट पुअर, नॉन पुअर या नेवर पुअर। और बेटे ट्रांजिएंट पुअर के अंदर भी मैं दो कैटेगरी बनाऊंगा, आप अभी देखेंगे। ठीक है सर। और मैं आपको डायग्राम भी बेटे साथ साथ इनके बना दूंगा। ओके सर। बेटे मैं अर्बन पुअर से स्टार्ट कर रहा हूँ, यहां से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ लिखना। These poor people reside in cities and towns and generally comprise of people who have migrated, जो बेटे माइग्रेट होकर आए थे, जो बेटे माइग्रेट होकर आते हैं कहां से, रूरल एरिया से अर्बन एरियाज की तरफ माइग्रेट होकर आते हैं। हु हैव माइग्रेटेड, ठीक है ठीक है, who have migrated from the rural areas in search of employment opportunities। बेटे अर्बन एरियाज में जो मैक्सिमम पुअर पॉपुलेशन है वो ऐसे ही लोगों की है जो जॉब अपॉर्चुनिटीज की वजह से माइग्रेट हो जाते हैं और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को देखते हुए रूरल एरियाज। ठीक है, जो लेबर्स वगैरह होती है ना, वो इसके एग्जांपल्स हैं बेटे। एग्जांपल्स ऑफ अर्बन पुअर
are laborers working on कंस्ट्रक्शन साइट्स, जहां पे बेटे कंस्ट्रक्शन होती है उन साइट्स के ऊपर जो लेबर काम कर रही होती है वो इसका बेस्ट एग्जांपल है। सर्वेंट्स वर्किंग एज डोमेस्टिक हेल्प, जो घरों में काम करने वाले नौकर होते हैं बेटे सर्वेंट होते हैं। स्ट्रीट वेंडर्स, बेटे आप इसका आगे ना वर्ड लिख लो, स्मॉल स्ट्रीट वेंडर्स, जो गलियों के अंदर सामान बेचने वाले छोटे मोटे लोग होते हैं, गली गली जाकर सामान बेचते हैं, स्मॉल स्ट्रीट वेंडर्स एक्सेट्रा। यहां से यहां तक आपने सिर्फ अभी अर्बन पुअर पीपल की बात की है बेटे। These poor people reside in cities and town and generally comprise of people, ये उन लोगों को comprise किया गया, उन लोगों के बारे में बात की जा रही है who have migrated from the rural areas in search of employment opportunities. Examples of urban poor are laborers working on construction sites, servants working as domestic help, small street vendors, etc. अब बेटे अगर हम लोग इनके कॉमन फीचर्स की बात करें कि अब हम बात करते हैं सर जो अर्बन पुअर पीपल होते हैं, अगर हम इनके पॉवर्टी को देखते हुए इनके कॉमन फीचर्स की बात करें तो सर यहाँ पर क्या क्या आ सकता है, मैं बेटे उसकी बात करता हूँ। पॉइंट नंबर 1, दे लाइफ इन स्मॉल हट्स in slum areas which are dirty and unfit for living. Their houses do not have electricity or sanitation facilities. बेटा पहला कॉमन फीचर, ये लोग स्मॉल हट्स में रहते हैं, स्लम एरियाज में रहते हैं जो बहुत डर्टी होती हैं, अनफिट होती हैं लिविंग के लिए। इनके हाउसेस के अंदर बेटे इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती है, सैनिटेशन फैसिलिटीज नहीं होती। तो आप ये देखो ये लोग अपनी बेसिक नीड्स है बेटे, ये तो लाइफ की बेसिक नीड्स आ रही हैं कि कम से कम रहने के लिए, लिविंग के लिए बेटे, चाहे वो हट ही है लेकिन वो डर्टी ना हो, साफ हो, हमारे को हेल्थ प्रॉब्लम्स ना हो। लेकिन ऐसा नहीं है बेटे, स्लम एरियाज में रहते हैं, छोटी छोटी झोपड़ियों में रहते हैं, हट्स में रहते हैं जो बहुत खराब होती हैं, डर्टी होती हैं, अनफिट होती है किसी भी लिविंग के लिए। बेटे वहां पे लाइवलीहुड करना बहुत मुश्किल है लेकिन ये लोग वहां पर रहते हैं। ये हाउसेस के अंदर बेटे कोई भी इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती है, सैनिटेशन फैसिलिटीज नहीं होती हैं, फिर भी ये लोग यहाँ पर रहते हैं। ये लोग बेटे खुद भी इलिटरेट होते हैं और ये लोग अपने बच्चों को, अपने चिल्ड्रंस को बेटे स्कूल फैसिलिटी नहीं प्रोवाइड कर सकते हैं। ओके सर, सेकेंड पॉइंट की बात करते हैं। दे आर इलिटरेट, वो बेटे खुद भी इलिटरेट है, अनपढ़ है। दे आर इलिटरेट एंड आर ऑल्सो unable to send their children
टू स्कूल्स। बेटे वो खुद भी इलिटरेट है और इतने असमर्थ है बेटे, असमर्थ हैं वो अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए। अनेबल टू सेंड देयर चिल्ड्रन टू स्कूल। ओके सर, नेक्स्ट पॉइंट बेटे, इनके पास कोई रेगुलर सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट नहीं होता है बेटे। दे डू नॉट हैव, दे डू नॉट हैव a regular source ऑफ एम्प्लॉयमेंट। इनके पास बेटे कोई रेगुलर सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट नहीं होता है। सर आप खुद बताइए, आप अभी तक हमें लिखवाते आ रहे हैं कि ये ऐसी जगह रहते हैं जो अनफिट फॉर लिविंग है, वहां पर इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती है, वहां पे सैनिटेशन फैसिलिटीज नहीं है, ये लोग इलिटरेट होते हैं, इनके पास कोई रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम नहीं होती है, रेगुलर सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट नहीं होता है। तो सर इन सारी बातों को देखकर तो ये भी लगता है कि इनकी जो हेल्थ है वो भी बहुत खराब होती होगी, पुअर हेल्थ होती होगी। हाँ बेटे, मैं वही आपको लिखवाने वाला हूँ। दे सफर फ्रॉम, दे सफर फ्रॉम पुअर हेल्थ। दे डू नॉट हैव एक्सेस टू सेफ ड्रिंकिंग वाटर। इनको पीने के लिए साफ पानी भी अवेलेबल नहीं। बेटे देखो, आपके सामने मैंने इतनी सारी प्रॉब्लम रख दी तो आपको खुद ही समझ में आ गया कि सर अगर ये सारे कॉमन फीचर्स हैं तो हम भी इस बात को कह सकते हैं कि वो पर्सन पॉवर्टी से गुजर रहा है, वो पर्सन गरीब। हाँ बेटा, अब हम बात करेंगे बेटे रूरल पुअर के बारे में। उसके बाद बेटे मैं आपको तीनों कैटेगरीज के बारे में बात करूँ, ठीक है। मैं हेडिंग डाल रहा हूँ, रूरल पुअर। दीज पुअर पीपल, बेटे हम लोग गांव की बात कर रहे हैं, रूरल रूरल पुअर, ठीक है, हम लोग विलेजेस की बात कर रहे हैं। गांव के अंदर, विलेजेस के अंदर हम किन लोगों को पुअर कहेंगे? दीज पुअर पीपल reside in villages and generally comprise landless, agricultural laborers, farmers with small land holdings। बेटे अगर हम लोग विलेजेस की बात कर रहे हैं, वो लोग जो गांव में रहते हैं, जो लैंडलेस एग्रीकल्चरल लेबरर्स होते हैं, उनके पास बेटे लैंड नहीं होती है लेकिन दूसरों की लैंड के ऊपर एज अ लेबर काम कर रहे हैं। वो फार्मर्स जिनके पास बेटे बहुत कम स्मॉल लैंड होल्डिंग्स होती हैं, बहुत कम लैंड होती है, वो उसके ऊपर फार्मिंग करते हैं। या फिर बेटे हम लोग यहाँ पर उन लेबरर्स की बात करेंगे, लैंडलेस लेबरर्स
engaged in, non agricultural jobs, and tenant cultivators with small land holdings. बेटे वो लैंडलेस लेबर जो एग्रीकल्चर एक्टिविटी में नहीं है लेकिन वो एंगेज्ड है नॉन एग्रीकल्चरल जॉब्स में, लेकिन कर तो वहां भी मजदूरी ही रही। एग्रीकल्चर के अंदर काम कर रहे होते तो हम कहते थे बेटे एग्रीकल्चरल लेबर्स। एग्रीकल्चर में काम नहीं करते हैं लेकिन वो और कहीं मजदूरी कर रहे हैं और कहीं अपना काम कर रहे हैं, इसलिए उसको नॉन एग्रीकल्चरल जॉब्स कह दी गई। वो टेनेंट कल्टीवेटर्स जो स्मॉल लैंड होल्डिंग्स के ऊपर काम कर रहे हैं। अब बेटे जो हमने यहाँ पर आप लोगों को ये सारे एग्जाम्पल्स दिए, अब हमें कहा गया आप बताएं कि साहब इनके कॉमन फीचर्स क्या है। तो बेटे गरीब लोगों के कॉमन फीचर्स की हम यहाँ पर बात करेंगे, हम रूरल पुअर के कॉमन फीचर्स की बात यहाँ पर करेंगे, कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स की बात हम लोग यहाँ करेंगे। ओके सर। मेजॉरिटी of the rural people are landless। बेटे जो भी रूरल पीपल हैं, रूरल पुअर, जो भी रूरल पुअर हैं बेटे वो सब लैंडलेस है, उनके पास किसी के पास भी लैंड नहीं है, और है तो बहुत स्मॉल लैंड होल्डिंग्स है। जो फार्मर्स हैं स्मॉल फार्मर्स जिनके पास बहुत कम लैंड है बेटे, जो फार्मिंग के लिए बेसिकली यूज नहीं हो सकती लेकिन वो फिर भी फार्मिंग कर रहे हैं, बहुत छोटा सा पार्ट है उनके पास लैंड। ओके सर। बेटे ये सब लोग एक कच्चे मकान में रहते हैं। दे लिव इन कच्चा हटमेंट्स। सब लोग कच्चे मकानों में रहते हैं बेटे वहां पर। बेटे जो इनके बच्चे होते हैं उनको भी जबरदस्ती काम करवाया जाता है, जबरदस्ती काम पे लगाया जाता है। द चिल्ड्रन ऑफ रूरल पीपल, द चिल्ड्रन ऑफ रूरल पुअर आर फोर्स टू वर्क, आर फोर्स टू वर्क। बेटे वो अपने घर में खाना बनाने के लिए उनके पास एलपीजी गैस सिलेंडर ऐसा कुछ होता नहीं, वो लोग कैरोसिन वगैरह नहीं खरीद सकते हैं, गरीब होते हैं। तो सर फिर वो लोग किस तरीके से अपने घर के अंदर एज अ फ्यूल किन चीजों का यूज करते हैं? बेटे हम उसी की बात कर रहे हैं। दे यूज काउ डंग एंड फायरवुड एज फ्यूल, एंड फायरवुड एज फ्यूल। ओके सर। बेटे वो अपनी सारी जिंदगी बहुत क्रॉनिक गरीबी में निकालते हैं, इन डेप्टनेस में निकालते हैं। उनके पास कोई भी सेविंग्स नहीं होती, उनके पास कोई रेगुलर इनकम नहीं होती, रेगुलर एम्प्लॉयमेंट नहीं होती है। तो बेटे वो अपना सारा जीवन बहुत क्रॉनिक इनडेप्टनेस, क्रॉनिक गरीबी के अंदर जीते हैं बेटे। दे लाइव अ लाइफ ऑफ क्रॉनिक इनडेप्टनेस।
अब आप प्लीज इस बात को बहुत ध्यान से समझेंगे बच्चे। अगर आपसे एग्जाम में एमसीक्यू पूछा जा रहा है बेटे, तो वहां पे साफ साफ लिखा गया होगा कि हमें अर्बन पुअर की कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स बताओ, या बेटे रूरल पुअर के लिए कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स बताओ। आप दोनों को कंपेयर कर लें बेटे, आप दोनों को कंपेयर कर लें। दे do not have a regular source of employment, they suffer from poor health, they do not have access to safe drinking water, they are illiterate, and we are also unable to send their children to schools. They live in small huts in slum areas which are dirty and unfit for living. Their houses do not have electricity or sanitation facilities. नीचे देखिए बेटे, majority of the rural poor are landless. They live in kacha hutments. The children of rural poor are forced to work. इनको बेटे जबरदस्ती काम पे लगाया जाता है. They use cow dung and firewood as fuel. They live a life of chronic indebtedness. आप इसको जरूर अच्छे से पढ़ेंगे. ठीक है सर. बेटे on the basis of poverty, हम बेटे रूरल पुअर को 3 पार्ट में डिवाइड कर देंगे. ऑन द बेसिस ऑफ पॉवर्टी, अगर कोई हमसे कहे कि आपने क्रॉनिक पुअर, ट्रांजिएंट पुअर और नॉन पुअर या नेवर पुअर को कैसे कैटेगराइज किया, तो हमारा उसका आंसर है कि ऑन द बेसिस ऑफ पॉवर्टी, ऑन द बेसिस ऑफ लेवल ऑफ पॉवर्टी, on the basis of level of poverty, poor people can be categorized into the following 3 categories. Point number 1, chronic poor. बेटे यहाँ पे हम 2 कैटेगरीज पढ़ लेंगे. ये हमेशा पुअर होते हैं, क्रॉनिक पुअर हमेशा पुअर होते हैं, या बेटे कभी कभी कभी, बहुत ही कभी कभी ये लोग यूजुअली पुअर कैटेगरी में आ जाते हैं. कि इनके पास कभी ऐसा टाइम आ जाता है कि आज इनके पास पैसा आ गया तो ये लोग पॉवर्टी लाइन से ऊपर आ गए, बहुत ऊपर, बहुत कम ऊपर आ गए. वैसे जनरली नीचे ही रहते हैं. ओके सर. बेटे मैं यहाँ पर एक पॉवर्टी लाइन एज्यूम कर लेता हूँ. मैंने पॉवर्टी लाइन एज्यूम कर ली. बेटे ये ऑलवेज पुअर, ये पॉवर्टी लाइन के नजदीक तक भी नहीं पहुंच पाते बेटे. ये पॉवर्टी लाइन के नजदीक तक भी नहीं आ पा रहे हैं बेटे. देखो कितना नीचे है, उसको छू भी नहीं पा रहे हैं बेटे. ऊपर जाने की बात तो अलग है. ऑलवेज पुअर. अगर हम लोग सेकेंड कैटेगरी की बात करें, यूजुअली पुअर. ये देखो मैंने सिर्फ यहां पर इस जगह पे शो किया. देखो पॉवर्टी लाइन से थोड़ा सा ऊपर आया बेटे, बिल्कुल थोड़ा सा ऊपर आया. लेकिन कभी एक टाइम इनकी लाइफ में ऐसा आता है
कि जब ये लोग थोड़ा सा ऊपर आ जाते हैं, समटाइम्स ये लोग लिटिल मोर मनी कमा लेते हैं, जो बेसिक नीड्स फुलफिल कर जाते हैं बेटा। इसलिए हमने इनका नाम क्या रख दिया है, यूजुअली पुअर। ऑलवेज पुअर। ओके सर। ऑलवेज पुअर की बात लिखवा रहे हैं। पीपल who do not usually have sufficient money to fulfill their basic needs are always poor and remain below poverty line। यूजुअली पुअर की बात करते हैं। यूजुअली पुअर की बात करेंगे। पीपल who sometimes have little more money but usually are unable to fulfill their basic needs are considered usually poor। एग्जाम्पल, एक बार इस लाइन को ना दोबारा रीड आउट कर लेते हैं। पीपल हु समटाइम्स हैव लिटिल मोर मनी, समटाइम्स वर्ड लिखवाया बेटे मैंने यहाँ पर, हु समटाइम्स हैव लिटिल मोर मनी but usually are unable to fulfill their basic needs are considered usually poor। Example, casual workers and landless workers। एग्जाम्पल है बेटे कैजुअल वर्कर्स एंड लैंडलेस वर्कर्स। ठीक है। क्रॉनिक पुअर के अंदर मैंने आपके साथ दोनों टाइप्स डिस्कस कर ली बेटे, ऑलवेज पुअर और यूजुअली पुअर। ठीक है। ये दोनों कैटेगरी क्रॉनिक पुअर में। पॉइंट नंबर 2, ट्रांजिएंट पुअर। यहाँ पे हम लोग चर्निंग पुअर की बात करेंगे।
और ओकेजनली पुअर की बात करेंगे। ओकेजनली पुअर की बात। ओके सर, पहले डायग्राम बनाते हैं बेटे। ये पावर्टी लाइन एज्यूम कर लेते हैं। ओकेजनली पुअर बेटे, ये इन और आउट होते रहते हैं पावर्टी से। ये बेटे इन एंड आउट होते रहते हैं पावर्टी से। ओके सर, ये हमेशा पावर्टी लाइन से ऊपर ही रहते हैं। कभी लाइफ में कोई बेड फेस आता है तो बेटे पावर्टी लाइन के नीचे आते हैं, वरना जनरली ये हमेशा पावर्टी लाइन से ऊपर ही रहेंगे बेटे। जनरली ये हमेशा पावर्टी लाइन से ऊपर ही रहते हैं। कभी कोई बेड फेस आता है लाइफ में तो ये लोग पावर्टी लाइन से नीचे आते हैं। ओके सर, ये दोनों कैटेगरी ट्रांजेंट पुअर में आती है। चर्निंग पुअर लिखेंगे बेटे। दे regularly move in and out of poverty. एग्जाम्पल है बेटे, स्मॉल फार्मर्स, सीजनल वर्कर्स, एक्सेट्रा। ओकेजनली पुअर, they are rich most of the time, but may sometimes have a patch of bad luck. For example, people who gamble, ऐसे लोग बेटे जो गैम्बलिंग करते हैं, कभी कभी लाइफ में ऐसा बैड पैच आ जाता है कि वो पॉवर्टी लाइन से नीचे आ जाएंगे। ओके सर, पॉइंट नंबर 3 की बात करेंगे। नॉन पुअर या बेटे नेवर पुअर।
नॉन पुअर या नेवर पुअर? ये बेटे कभी गरीब होते ही नहीं. They are those people who live above the poverty line. They are non-poor. Example, doctors, lawyers, professionals, etc. In this respect, poverty line refer to the cut-off point that divides people as poor and non-poor. ये कभी poor होते ही नहीं बेटे. They are those people who live above the poverty line. They are non-poor. बेटे ये हमेशा पॉवर्टी लाइन से ऊपर रहेंगे. इनको कहते हैं बेटे नेवर पुअर. They are those people who are live above the poverty line. They are non-poor. Example: doctors, lawyers, professionals, etc. In this respect, poverty line refers to the cutoff point that divides people as poor and not. Okay, sir. ठीक है सर, आगे चलते हैं बच्चों. जब मैं आप लोगों को रिलेटिव पॉवर्टी पढ़ा रहा था, तब मैंने आपको वहां पर एक वर्ड लिखवाया था, गिन्नी कोफिशिएंट. और मैंने आप सारे बच्चों को कहा था कि बच्चों एक टाइम आएगा जब मैं आपके साथ उस पॉइंट को डिस्कस कर लूंगा जो आपके लिए जरूरी है बच्चों. तो मैं यहाँ पर वो लिख रहा हूँ, एक्सप्लेन. एक्सप्लेन गिन्नी कोफिशिएंट. ठीक है, इसको एक बार लिखते हैं बच्चों. ये एक इटालियन स्टेटिस्टिशियन थे, कॉरेडो गिन्नी. 1912 के अंदर उन्होंने बेटे ये इनइक्वालिटी ऑफ इनकम एंड वेल्थ को मेजर करने के लिए एक मेजर हम लोगों को दिया था. जैसे हम लोगों ने 11th क्लास में एक चैप्टर पढ़ा था आपके बचपन में, मेजर ऑफ डेविएशन, जहाँ पे आप लोगों ने स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन डेविएशन ऐसे पढ़े थे ना बेटे. ऐसी एक गिन्नी कोफिशिएंट मेजर होता है जो रिलेटिव पॉवर्टी को कैलकुलेट करने के लिए यूज किया जाता है, इनइक्वालिटी ऑफ इनकम एंड वेल्थ को मेजर करने के लिए किया जाता है. बेटे ये कोफिशिएंट 0 और 1 के बीच में रहता है. अभी हम उसके बारे में लिखते हैं बेटे सारी बातें. ठीक है. द गिन्नी कोफिशिएंट was proposed by Italian statistician Corrado Ginni in 1912 as a measure of inequality of income and wealth. That means as a measure of relative poverty.
the coefficient varies between 0, which reflects complete equality। कि बेटे कोई इनइक्वलिटी नहीं है, कंप्लीट इक्वलिटी। एंड 1 which indicates complete inequality। अगर आपकी वैल्यू 1 आती है तो वो कंप्लीट इनइक्वलिटी को शो कर रहा है कि इनइक्वलिटी ऑफ इनकम है, और अगर आपकी वैल्यू 0 आती है तो बेटे वो कंप्लीट इक्वलिटी को शो करता है। तो सर इंडिया के अंदर गिनी कोफिशिएंट क्या है? हमारे यहाँ पर बेटे सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो हम लोग बार बार डिस्कस करते हैं, इनइक्वलिटीज ऑफ इनकम, इनइक्वलिटीज ऑफ इनकम, इनइक्वलिटीज ऑफ इनकम बार बार लिखते हैं हम लोग। तो सर हमारे यहाँ पर क्या है गिनी इंडेक्स? मैं लिखवा देता हूँ बेटे, इंडिया गिनी इंडेक्स इज 0.339। ओके सर, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि इनइक्वलिटी ऑफ इनकम को कम किया जाए, इनइक्वलिटी ऑफ इनकम को कम किया जाए बेटे, हम इसकी बहुत कोशिश कर रहे हैं। ओके सर। सर आपने हमारे को लास्ट क्लास में ना एक हेड काउंट रेशो बताया था, तो अगर एग्जाम के अंदर हमसे वो क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि हेड काउंट रेशो क्या है और उसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है, तो बेटे आप लोगों को मैंने कहा है कि सारी जिम्मेदारी मेरी है। मैं कोई भी कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं होगा जिसको मैं छोड़ दूंगा, आपको मैं सारी बातें लिखवाऊंगा, लेकिन जो बच्चा नहीं लिखेगा वो बेटे मार्क्स नहीं ला पाएगा। बुक्स में सारी चीजें अवेलेबल है नहीं बेटे, आप लोग लिखें। व्हाट डू यू मीन बाय हेड काउंट रेशियो एंड हाउ इज इट कैलकुलेट? हम उसको कैसे कैलकुलेट करें? बेटे हमने आपको बिलो पॉवर्टी लाइन कैटेगरीज बताई थी ना, पुअर, वेरी पुअर, एब्सोल्यूट पुअर। मैंने कहा था वो सारे लोग हेड काउंट रेशियो में आते हैं। हाँ सर, मैं वही लिख रहा हूं, द परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन below poverty line in a country is called head count ratio। सर कैलकुलेट कैसे होता है बेटे, मैं लिखवा रहा हूं, हेड काउंट रेशियो इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ पुअर below poverty line divided by population into 100। अच्छा सर, तो ये हमेशा परसेंटेज में कैलकुलेट होगी बेटे, तभी तो यहाँ पे लिखवाया।
the percentage of population below poverty line in a country is called head count ratio. Head count ratio percentage, total number of poor below poverty line divided by population into 100. Okay sir. ठीक है सर. सर अब हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या करने वाले हैं बेटे? मैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं वो कॉन्सेप्ट है पॉवर्टी लाइन को लेकर. वो कॉन्सेप्ट है बेटे पॉवर्टी लाइन को लेकर. तो सर पॉवर्टी लाइन को कैसे डिटरमाइन किया गया, पॉवर्टी लाइन को कैसे डिटरमाइन किया जाता है बेटे? मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ कि हमारे पास ना डिफरेंट मेथड्स हैं जिससे हम लोग डिटरमाइन करते हैं पॉवर्टी लाइन को. पहला मेथड था बेटे जो हमें दादा भाई नेरोजी ने दिया था, जिसको हम लोग जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग मेथड कहते थे. उसके बाद हम लोगों ने टास्क फोर्स ऑन प्रोडिक्शन ऑफ मिनिमम नीड्स एंड इफेक्टिव कंजम्पशन डिमांड मेथड यूज किया बेटे. फिर हम लोगों ने मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर के ऊपर हम लोग आ गए कि हम लोग एक महीने में कितना पैसा एक पर्सन अपने ऊपर खर्च कर रहा है, हम उसके ऊपर आ गए बेटे, जहाँ पे हमने कैलोरीज मेजर भी ले लिया. तो हम लोग 3 डिफरेंट मेथड से पॉवर्टी लाइन को कैलकुलेट करते हैं. सर सबसे बेस्ट कैलकुलेट करने वाला मेथड कौन सा है बेटे? जो हम सबसे लास्ट में पढ़ेंगे, एमपीसीई. एमपीसीई मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर. मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर. आप लोगों को याद होगा मैंने आपको लास्ट क्लास में समझाया था कि रूरल एरियाज के अंदर मिनिमम पर मंथ 816 रुपए और अर्बन एरियाज के अंदर 1000 रुपीज. जी सर, आपने हमें लिखवाया था. तो बेटे यही सारी बातें हमें यहाँ पर लिखनी है, अलग अलग मेथड्स को पढ़ना है, उन मेथड्स में क्या कहा गया था, हम पॉवर्टी लाइन को कैलकुलेट करते वक्त किन चीजों का ध्यान रखते थे, हम उन मेथड्स को डिफरेंट डिफरेंट बार पढ़ेंगे. ओके सर, पहले मैं आपसे पॉवर्टी लाइन के बारे में कुछ बातें डिस्कस कर रहा हूँ. ठीक है सर, ये तो हमने बचपन में अपनी 9th क्लास में ही पढ़ा था बेटे. मैं अभी जो लाइंस लिखवा रहा हूँ क्या पता आपके बचपन की यादें जो है वो ताजा हो जाए. ठीक है सर. द कॉन्सेप्ट ऑफ absolute poverty assumes that there is some fixed minimum level of consumption that constitutes poverty. Such a minimum level of consumption, also referred to as the subsistence level, is generally defined with reference
to a diet that is just sufficient to maintain health, clothing, and limited housing. The cost of this minimum consumption level defines the poverty line. The cost of this minimum consumption level defines the poverty line. The concept of absolute poverty assumes that there is some fixed minimum level of consumption that constitutes poverty. जो एब्सोल्यूट पॉवर्टी का कॉन्सेप्ट है वो एक एज्यूम करता है बेटे इस बात को कि एक मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन होता है जो फिक्स कर दिया जाता है, जिसके बाद हम ये बात कह पाएंगे कि वो पर्सन पॉवर्टी में है या नहीं। वो जो मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन है बेटे वो रेफर करता है सब्सिस्टेंस लेवल को, कि हम लोग अपनी लाइवलीहुड को चलाने के लिए सब्सिस्टेंस के लिए कितनी चीजें जरूरी, जो एक पर्टिकुलर डाइट हमारे लिए जरूरी, जस्ट सफिशिएंट टू मेंटेन हेल्थ, कि हमारी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए हमें कितनी डाइट की जरूरत है, क्लोथिंग एंड लिमिटेड हाउसिंग। द कॉस्ट ऑफ दिस मिनिमम कंजम्पशन, जो कॉस्ट इस मिनिमम कंजम्पशन लेवल को पूरा करने में आएगी उसको हम लोग पॉवर्टी लाइन कहते हैं। मैं दोबारा से बोलता हूँ, द कॉन्सेप्ट ऑफ एब्सोल्यूट पॉवर्टी assumes that there is some fixed minimum level of consumption that constitutes poverty. Such a minimum level of consumption, such a minimum level of consumption, also referred to as the subsistence level, is generally defined with reference to a diet that is just sufficient to maintain health, clothing, and limited housing. The cost of this minimum consumption level defines the poverty line. ठीक है, बेटे ये हमेशा पॉवर्टी लाइन से ऊपर रहेंगे। इनको कहते हैं बेटे नेवर पुअर। They are those people who are live above the poverty line. They are non-poor, example doctors, lawyers, professionals, etc. In this respect, poverty line refers to the cutoff point that divides people as poor and not. Okay, sir. ठीक है सर, आगे चलते हैं बच्चों। जब मैं आप लोगों को रिलेटिव पॉवर्टी पढ़ा रहा था तब मैंने आपको वहां पर एक वर्ड लिखवाया था गिनी कोफिशिएंट, और मैंने आप सारे बच्चों को कहा था कि बच्चों एक टाइम आएगा जब मैं आपके साथ उस पॉइंट को डिस्कस कर लूंगा जो आपके लिए जरूरी है बच्चों। तो मैं यहाँ पर वो लिख रहा हूँ, एक्सप्लेन गिनी कोफिशिएंट। ठीक है, इसको एक बार लिखते हैं बच्चों। ये एक इटालियन स्टैटिस्टिशियन थे कॉरेडो गिनी, 1912 के अंदर उन्होंने बेटे ये इनइक्वालिटी ऑफ इनकम एंड वेल्थ को मेजर करने के लिए एक
मेजर हम लोगों को दिया था। जैसे हम लोगों ने 11th क्लास में एक चैप्टर पढ़ा था आपके बचपन में, मेजर ऑफ डेविएशन, जहाँ पे आप लोगों ने स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन डेविएशन ऐसे पढ़े थे ना बेटे। ऐसी एक गिन्नी कोफिशिएंट मेजर होता है जो रिलेटिव पॉवर्टी को कैलकुलेट करने के लिए यूज किया जाता है, इनइक्वलिटी ऑफ इनकम एंड वेल्थ को मेजर करने के लिए किया जाता है। बेटे ये कोफिशिएंट 0 और 1 के बीच में रहता है। अभी हम उसके बारे में लिखते हैं बेटे सारी बातें, ठीक है। द गिन्नी कोफिशिएंट was proposed by Italian statistician Corrado Ginni in 1912 as a measure of inequality of income and wealth. That means as a measure of relative poverty. The coefficient varies between 0, which reflects which reflects complete equality। कि बेटे कोई इनइक्वलिटी नहीं है, कंप्लीट इक्वलिटी। एंड 1 which indicates complete inequality। अगर आपकी वैल्यू 1 आती है तो वो कंप्लीट इनइक्वलिटी को शो कर रहा है कि इनइक्वलिटी ऑफ इनकम है, और अगर आपकी वैल्यू 0 आती है तो बेटे वो कंप्लीट इक्वलिटी को शो करता है। तो सर इंडिया के अंदर गिन्नी कोफिशिएंट क्या है? हमारे यहाँ पर बेटे सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो हम लोग बार बार डिस्कस करते हैं, इनइक्वलिटीज ऑफ इनकम, इनइक्वलिटीज ऑफ इनकम, इनइक्वलिटीज ऑफ इनकम बार बार लिखते हैं हम लोग। तो सर हमारे यहाँ पर क्या है गिन्नी इंडेक्स? मैं लिखवा देता हूँ बेटे। इंडिया गिन्नी इंडेक्स is 0.339। ओके सर, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि इनइक्वलिटी ऑफ इनकम को कम किया जाए, इनइक्वलिटी ऑफ इनकम को कम किया जाए बेटे, हम इसकी बहुत कोशिश कर रहे हैं। ओके सर। सर आपने हमारे को लास्ट क्लास में ना एक हेड काउंट रेशो बताया था, तो अगर एग्जाम के अंदर हमसे वो क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि हेड काउंट रेशो क्या है और उसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है, तो बेटे आप लोगों को मैंने कहा है कि सारी जिम्मेदारी मेरी है। मैं कोई भी कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं होगा जिसको मैं छोड़ दूंगा, आपको मैं सारी बातें लिखवाऊंगा, लेकिन जो बच्चा नहीं लिखेगा वो बेटे मार्क्स नहीं ला पाएगा। बुक्स में सारी चीजें अवेलेबल है नहीं बेटे, आप लोग लिखें। व्हाट डू यू मीन बाय हेड काउंट रेशियो?
एंड हाउ इज इट कैलकुलेट, हम उसको कैसे कैलकुलेट करें। बेटे हमने आपको बिलो पॉवर्टी लाइन कैटेगरीज बताई थी ना, पुअर, वेरी पुअर, एब्सोल्यूट पुअर। मैंने कहा था वो सारे लोग हेड काउंट रेशियो में आते हैं। हाँ सर, मैं वही लिख रहा हूं, द परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन in a country is called head count ratio। सर कैलकुलेट कैसे होता है बेटे, मैं लिखवा रहा हूं, हेड काउंट रेशियो इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ पुअर बिलो पॉवर्टी लाइन डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन इनटू 100। अच्छा सर, तो ये हमेशा परसेंटेज में कैलकुलेट होगी बेटे, तभी तो यहाँ पे लिखवा है द परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन, द परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन below poverty line in a country is called head count ratio। head count ratio percentage total number of poor below poverty line divided by population into 100। okay sir, ठीक है सर। सर अब हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या करने वाले हैं बेटे, मैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं वो कॉन्सेप्ट है पॉवर्टी लाइन को लेकर। वो कॉन्सेप्ट है बेटे पॉवर्टी लाइन को लेकर। तो सर पॉवर्टी लाइन को कैसे डिटरमाइन किया गया, पॉवर्टी लाइन को कैसे डिटरमाइन किया जाता है बेटे, मैं आप लोगों से बात कर रहा हूं कि हमारे पास ना डिफरेंट मेथड्स हैं जिससे हम लोग डिटरमाइन करते हैं पॉवर्टी लाइन को। पहला मेथड था बेटे जो हमें दादा भाई नेरोजी ने दिया था, जिसको हम लोग जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग मेथड कहते थे। उसके बाद हम लोगों ने टास्क फोर्स ऑन प्रोडिक्शन ऑफ मिनिमम नीड्स एंड इफेक्टिव कंजम्पशन डिमांड मेथड यूज किया बेटे। फिर हम लोगों ने मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर के ऊपर हम लोग आ गए कि हम लोग एक महीने में कितना पैसा एक पर्सन अपने ऊपर खर्च कर रहा है, हम उसके ऊपर आ गए बेटे, जहां पे हमने कैलोरीज मेजर भी ले लिया। तो हम लोग 3 डिफरेंट मेथड से पॉवर्टी लाइन को कैलकुलेट करते हैं। सर सबसे बेस्ट कैलकुलेट करने वाला मेथड कौन सा है बेटे, जो हम सबसे लास्ट में पढ़ेंगे, एमपीसीई। एमपीसीई मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर, मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर। आप लोगों को याद होगा मैंने आपको लास्ट क्लास में समझाया था कि रूरल एरियाज के अंदर मिनिमम पर मंथ 816 रुपए और अर्बन एरियाज के अंदर 1000 रुपीज। जी सर, आपने हमें लिखवाया था। तो बेटे यही सारी बातें हमें यहाँ पर लिखनी है, अलग अलग मेथड्स को पढ़ना है, उन मेथड्स में क्या कहा गया था, हम पॉवर्टी लाइन को कैलकुलेट करते वक्त किन चीजों का ध्यान रखते थे, हम उन मेथड्स को डिफरेंट डिफरेंट बार पढ़ेंगे। ओके सर, पहले मैं आपसे पॉवर्टी लाइन के बारे में कुछ बातें डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है सर, ये तो हमने बचपन में अपनी 9th क्लास में ही पढ़ा था बेटे। मैं अभी जो लाइंस लिखवा रहा हूँ क्या पता आपके बचपन की यादें जो है वो ताजा हो जाए।
ठीक है। द कॉन्सेप्ट ऑफ absolute poverty assumes that there is some fixed minimum level of consumption that constitutes poverty. Such a minimum level of consumption also referred to as the subsistence level is generally defined with reference to a diet that is just sufficient to maintain health, clothing, and limited housing. The cost of this minimum consumption level defines the poverty line. The cost of this minimum consumption level defines the poverty line. The concept of absolute poverty assumes that there is some fixed minimum level of consumption that constitutes poverty. जो absolute poverty का concept है वो एक assume करता है बेटे इस बात को कि एक minimum level of consumption होता है जो फिक्स कर दिया जाता है जिसके बाद हम ये बात कह पाएंगे कि वो पर्सन पॉवर्टी में है या नहीं। वो जो मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन है बेटे वो रेफर करता है सब्सिस्टेंस लेवल को कि हम लोग अपनी लाइवलीहुड को चलाने के लिए सब्सिस्टेंस के लिए कितनी चीजें जरूरी जो एक पर्टिकुलर डाइट हमारे लिए जरूरी जस्ट सफिशिएंट टू मेंटेन हेल्थ कि हमारी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए हमें कितनी डाइट की जरूरत है। क्लोथिंग एंड लिमिटेड हाउसिंग द कॉस्ट ऑफ दिस मिनिमम कंजम्पशन जो कॉस्ट इस मिनिमम कंजम्पशन लेवल को पूरा करने में आएगी उसको हम लोग पॉवर्टी लाइन कहते हैं। मैं दोबारा से बोलता हूँ द कॉन्सेप्ट ऑफ एब्सोल्यूट पॉवर्टी assumes that there is some fixed minimum level of consumption that constitutes poverty. Such a minimum level of consumption, such a level of minimum level of consumption, also referred to as the subsistence level, is generally defined with reference to a diet that is just sufficient to maintain health, clothing, and limited housing. The cost of this minimum consumption level defines the poverty line. ठीक है।